हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो है आपके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फार्मूला। कि भी आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे उसमें आपका जो सिर्फ कौन सी चक्रण मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर कह दें कि सिर्फ अपने यहाँ पर चक्रण गति जो आपके संपन्न होती है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि भी आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किस तरह से इसमें क्या बना रहा है कि भी जो चक्रण है वो उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर आपका अगर अपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है अपना, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है आपका कर रखा है, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। और जो अपन ने उस टॉपिक के अंदर बात की थी कि उसमें अपन ने कहा था कि सामान्यतः कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, खासकर अनुचुंबकीय के लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि उसके द्वारा जो है चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित किया जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः हमने बताया था कि सामान्यतः दो तरह की जो है गति क्या है आपके इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है संपन्न होती है। और उसमें अपन ने ये बात की कि भाई जो है कक्षीय गति और आपका जो है चक्रण गति, इन दोनों के द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट कह दे वो उत्पन्न किया जाता है। लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अपन बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी वातावरण है उसके द्वारा जो सतह के इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, उनका आसानी से क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है, या उनको बाह्य लिगेंड की उपस्थिति में उनमें जो स्थिति है कक्षीय जो गति संपन्न हो रही है वो लगभग क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। उसकी वजह से आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो अब उसी चीज़ को अपन है कंटिन्यू करते हुए बताएं कि भाई अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा आप क्या देखोगे, क्या उत्पन्न किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। भाई इससे उत्पन्न क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। सामान्यतः ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो कारणों से या दो प्रकार से होगा जिसमें अपन ने बात की थी। एक तो आपका चक्रीय गति के कारण, और दूसरा इसमें अपन ने बात की थी जो कक्षीय गति आपके संपन्न होती है। अब क्या बताया कि इन दोनों के द्वारा ही चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न किया जाता है। सामान्यतः अगर ओवरऑल आपके दोनों गतियों के फलस्वरूप अगर बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है सामान्यतः उसको म्यू एस प्लस एल इक्वल्स टू √4s एस प्लस 1 एल प्लस 1, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब संक्रमण तत्वों के लिए देखा गया तो वहाँ पर एक चीज़ मिली ही कि भाई जो आपका सतह का इलेक्ट्रॉन है उसमें कक्षीय गति बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है। इसीलिए क्या बताया गया है कि इस गति को क्या कर दिया जाता है, नगण्य किया जाता है या फिर उपेक्षित कर दिया जाता है। अब इसका मान आप इस तरह से समझ सकते हो कि भी ये जो वैल्यू आई है इसको क्या कहें, नेग्लिजिबल कर देते हैं, जो आपके किसके द्वारा संपन्न होती है, कक्षीय गति के कारण। कि भाई ये कक्षीय गति आपके संपन्न हो रही है और ये आपके चक्रण गति। तो यहाँ पर अगर बात करें कि भाई सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में होंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते, इसलिए गति क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि किसी कक्ष की बात की जाए या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ही प्रकार की क्या है, गति संपन्न की जाती है। वो कौन सी है, चक्रीय गति, जिसके द्वारा जो है चक्रीय कोणीय संवेग क्या किया जाता है, आपका उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसका यहाँ पर कोई जो है अपन बात करें तो उसकी दिशा में भी इसका चक्रण हो सकता है, उसकी विपरीत दिशा में भी हो, लेकिन वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ आपने
किस तरह से लिया है। तो ओवरऑल अपन यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि सामान्यतः चक्रीय गति जो संपन्न की जाती है उसमें जो है आपका जो है चक्र चुंबकीय आघूर्ण है वो बनाया जाता है। और सामान्यतः ये मान है, अपन इसको ms लिख के किस तरह से लिख सकते हैं कि सामान्यतः ये जो मान है प्लस माइनस 1/2 के रूप में व्यवस्थित होगा। अब यहाँ पर बात करें s, तो यहाँ पर ये आपका जो सकल आपके चक्रीय क्वांटम संख्या है ये उसका मान है वो क्या किया जाए, लिखा गया है। अब यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए बात की, चक्रण क्वांटम संख्या इस तरह से व्यवस्थित होती। संक्रमण श्रृंखला जो है, संक्रमण श्रृंखला में अनेक तत्व आपके इससे मिलेंगे जिनमें दोनों गतियां संपन्न होती है, लेकिन क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी कक्षीय गति है वो लिगेंड के द्वारा क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से जो कक्षीय गति होती है उसमें क्वांचिंग हो जाती है, या फिर अपन कह सकते हैं उसमें जो है योगदान आपकी कक्षीय गति का बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार जो चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण है वही आपका क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार भी होता है, और प्लस जो इफेक्टिव या प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण है उसके बराबर मान है वो चक्रण आपकी कोणीय संवेग के द्वारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके लिए जब फॉर्मूला लिखा जाता है, देखिए ये आपका 0 है, नगण्य मान लिया, तो आप क्या करेंगे, √4s s+1 bm इसके द्वारा लिखा जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, 4s आपके s+1 के रूप में क्या कर सकते हैं, अपन इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद समझना आपको कि भाई यहाँ पर अपन ये जो अलग अलग वैल्यू लिखी है, तो ये तो आपका हो गया सकल चक्रण क्वांटम संख्या का मान, कि भाई यहाँ पर आपने कितनी क्वांटम संख्या का मान लिया है। सामान्यतः इसको अपन है आपके प्लस माइनस के रूप में क्या लेंगे, आपके देंगे, क्योंकि ये दोनों तरह से दक्षिणावर्त गति भी जो चक्रण किया जाता है और वामावर्त चक्रण भी किया जाता है, वो डिपेंड करता है वो किस तरह से आपका व्यवस्थित है। अब यहाँ पर समझना है, अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि सामान्यतः जो चुंबकीय आघूर्ण है खासकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकाला जाएगा तो इस सूत्र को सामान्यतः आपको किस रूप में लेना है, μs √n+2 के रूप में, किस रूप में लेना है, n+2 के रूप में आपको ये मान लेना है, जिसमें जो चक्रण का परिणामी मान है अपन एक तो वो लिख सकते हैं, दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। तो ये सूत्र आपके मुख्य रूप से चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान है या कह दें जो चक्रीय गति संपन्न हो रही है उसके लिए अपन बात कर सकते हैं कि इसमें इतना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया गया है। अब यहाँ पर चीज समझनी है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, इसमें अपन बात करेंगे एक तो कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो n का मान है अलग अलग होने पर अपन है इसके लिए एक तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे, और दूसरा इसमें जो सकल आपके चुंबक क्वांटम संख्या है उसका मान भी देखेंगे। तो दो तरह की चीजें हैं वो आपके इस सूत्र के आधार पर अपन क्या करेंगे, इसमें मान रखकर इसी की वैल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज जो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें फर्स्ट लिख दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दी। फिर लिख दिया अपन ने इसका इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, और तीसरी चीज लिख दी इसमें सकल चक्रण क्वांटम संख्या का मान। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर बात करें, जब आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो वही मान रखा तो लगभग मान आता है 1.7 bm। ये आपका किसका वैल्यू है, μs का, और यहाँ पर है s जो आपके क्वांटम संख्या काम में ली है।
ठीक है। एक आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने पर इतना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है और सामान्यतः इसका जो मान है 1/2 के रूप में लिखना है। अब देखिए दोनों तरह की हो सकती है, प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, अपने को उससे ध्यान नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है कि भाई ये इतना मान आएगा आपके चक्रण क्वांटम संख्या का मान। अयुग्मित संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पर 2.83 और यहाँ पर देखिए सामान्यतः 2/2 हो जाता है। इसका मीन देखिए, एक तो ये हो गया, माइनस कर ले, एक आपका सर एक ही दिशा वाला ले ले, 2 हो गया, ये 2, तो 2/2 हो जाता है ओवरऑल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ओवरऑल 2/2 हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, सकल चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। इसके बाद सुनना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फिर बढ़ा दी, तो लगभग ये जो मान है कितना आता है, 3.87 के लगभग आता है। और यहाँ पर अपन बात करें तो ये मान कितना हो जाता है, 3/2, या फिर इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ लिख दें, क्योंकि इसमें जो है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर युग्मन हुआ है तब तो आपको 1/2 लिखना है, अगर युग्मन नहीं हुआ है तो आपको 3/2 नोट करना है। ठीक है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। इसके लिए जब मान देखा गया तो लगभग जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 4.090 मान प्राप्त होता है। और यहाँ पर वैल्यूशन लिखिए 4/2 इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 2। तो यहाँ पर सकल चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना है, 2। इसी तरह से अपन अगर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर 5.921 आता है और यहाँ पर 5/2 ये मान हो जाता है। मतलब इसके द्वारा अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। अगर ये वैल्यूशन पता है तब अपन लगभग मान निकाल सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की और सकल चक्रण क्वांटम संख्या का मान। यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक चीज़ है वो ध्यान होनी चाहिए। भाई ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी और फिर वैल्यू निकाल लिया तो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका भी पता चल जाता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, ये चीज़ प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैंने किसके आधार पर बताया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और सामान्यतः अगर यहाँ पर अपन जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है अगर उनको शामिल करें तो उसके आधार पर अपन इसमें किस तरह से लिख सकते हैं। तो यही सारणी को है अपन आगे काम में लेते हुए अलग अलग जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो आपके कंपाउंड है या फिर कहते हैं जो एलिमेंट है, ज़्यादातर तो एलिमेंट के लिए दिया जाता है, तो उस एलिमेंट की अपन क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर लिख दिया आयन, क्योंकि आयनिक स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरा जो है इसमें जो आपका है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फिर लिख दें भाई इसका जो प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक चुंबकीय मान। ठीक है। और ये किसके द्वारा, सकल जो क्वांटम संख्या उसका मान लिख दें, या इस चक्रण सूत्र द्वारा जो प्राप्त होता है। मतलब एक प्रायोगिक मान है, एक आपके थ्योरेटिकल मान है। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट रखते हैं। सबसे पहले रखा Ti+3। अब टाइटेनियम के बारे में ध्यान है आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के अंदर अगर बात करें 22, तो यहाँ पर इसमें 3d2 4s2 क्या स्थिति देखने को मिलती है, ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, ये पूर्ण भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में 3, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 2 तो यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें डी वाले से निकल जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई, 1। वही
इससे एक निकल गया तो क्या हो गया D1। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई, तो आपके एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जब इसका प्रायोगिक मान देखा गया तो 1.7 से लेकर 1 इसके बीच का मान प्राप्त होता है 1.8। और ओवरऑल जब अपन सूत्र के या थ्योरेटिकल पोर्शन के आधार पर निकालते हैं तो ये आपका 1.73 BM है, वो आपको देखने को मिलता है, बोर मैग्नेटॉन वैल्यू देखने को मिलती है। इसी तरह से बात करें V+3, तो वापिस आपको ध्यान रखना है कितना परमाणु क्रमांक है, तो टाइटेनियम अगला ही है, तो 3 निकले इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित की कितनी संख्या हो गई, ये आ गई 2। और यहाँ पर इसका जो वैल्यू निकालते हैं 3.1 के लगभग है, और यहाँ पर 2.83। देखिए अगर पुरानी सारणी देख रहे हैं तो अपन उसी को तो दोबारा बना, ये मान और ये मान और ये तीनों एक ही मान है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रायोगिक मान ये थोड़ा अलग दे रखा है, तो ये इनके बीच का आएगा, ये बता रहा है कंफर्मेशन में। अब यहाँ पर अगला सुनना है, एलिमेंट आ गया Cr+3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, तो एक तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और 3d5 है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो लगभग प्राप्त होता है 3.7 से लेकर आपके 3.9 के लगभग, इनके बीच का मान। और ओवरऑल जब प्रायोगिक मान देखा गया तो 3.87 के लगभग मान आपके प्राप्त होता है। इसी तरह से बात करें Cr+2 Mn+3, ये स्थिति की बात करें तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। लगभग जो मान आपका आता है इसके बीच का, और जब देखा गया तो ये मान लगभग आता है 4.90। तो यहाँ पर पुरानी वाली जो सारणी है उसी को बस समझते हैं तो अपने को पता चल जाता है। अब मैग्नीज के लिए बात कर रहे हैं, देखिए एक स्थिति तो ये है, एक स्थिति ये है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +2 है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कैसे हैं, क्योंकि मैग्नीज है, इसका जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d5 4s2 3d5 4s2 हो गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहरी s कक्षा निकल गए, तो d5 विन्यास हो गया और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में इसी तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर मान हो जाता है 5.7 से 5.9 के बीच, और ओवरऑल मान आ जाता है 5.92 BM, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें, जैसे आपका आ गया Fe+2, अब यहाँ पर वापस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटनी स्टार्ट होती है। जैसे इसमें Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। फिर बात करें जो मान है वो लगभग प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। अब 6 भी हो सकता है, लेकिन लगभग मान ध्यान रखना आपको इसके बीच का प्राप्त होता है, और वापिस 4 पॉइंट। यानी अब एक चीज अपन यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर वापिस क्या होता है +2 आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये मान भी घटेगा और ये मान भी घटेगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी घटेगी। जैसे 1 2 3 4 5 आ गई मैक्सिमम, अब 5 जो वापिस है वो 4 3 2 1, और इसी तरह से कॉपर। और अगर अपन बात करें लास्ट जो कॉपर एलिमेंट है +2, इसके अंदर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें ये जो मान है वो लगभग आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, और ये हो जाता है आपका लगभग 1.73। तो यहाँ पर कॉपर के अंदर भी ये स्थिति देखने को मिलती है। अगर इनमें ऑक्सीडेशन नंबर अपन देखते हैं तो इसके आधार पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आसानी से कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके स्पिन ओनली फॉर्मूला, जिसके आधार पर अलग अलग वैल्यू रखकर अपन ने क्या की, चुंबकीय आघूर्ण की गणना की। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी कक्ष के लिए अगर अपन बात करते हैं तो चुंबकीय जो आघूर्ण है सामान्य चक्रण कोणीय संवेग के द्वारा ही आपका मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये था डियर स्टूडेंट आपके
आपकी स्पिन ओनली फॉर्मूले से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।